हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। फ्रेंड्स, हम विकारी शब्द देख रहे थे। विकारी शब्द का एक भेद हमने देख लिया था, संज्ञा। आज की क्लास में हम विकारी शब्द का दूसरा भेद देखेंगे, सर्वनाम। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सभी बच्चों को लगता है कि हमें ये अच्छे से आता है, लेकिन जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रायः गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो हमको ऐसे पढ़ना कि हमारे क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विकारी शब्द का दूसरा भेद, सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम जो होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, सर्वनाम शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे? सर्व प्लस नाम। ठीक है, सर्वनाम शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम। अब सर्व का अर्थ होता है सबका, और नाम का अर्थ तो नाम ही रहेगा। मतलब इसका अगर अर्थ पूछा जाए तो सामान्य अर्थ क्या होता है? सबका नाम। सर्वनाम शब्द का क्या अर्थ होता है? सबका नाम। मतलब ये हुआ कि नाम क्या होता है? संज्ञा। हमने देखा था पिछली क्लास में कि जो नाम है वो क्या होता है? संज्ञा शब्द होते हैं नाम। तो जो सब नामों के स्थान पर जिसको हम प्रयोग कर सकते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो सामान्य अर्थ क्या होता है इसका? दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम, जिसका सामान्य अर्थ होता है सबका नाम। अब इसको कहते क्या है? जैसे संज्ञा के स्थान पर, ये देखिए, संज्ञा क्या होते हैं? नाम होते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देख लीजिए, मैं, तुम, वह, वे, उसे। अब आपके दिमाग में एक बात आती होगी कि अगर संज्ञा के स्थान पर हम प्रयोग क्यों करते हैं सर्वनाम का? ये प्रश्न भी पूछा जाता है एग्जाम में कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम की प्रयोग क्यों करते हैं? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ जाती है कि सर्वनाम का प्रयोग हमें करना पड़ता है? तो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आपको एक शब्द में बताना है कि पुनरावृत्ति से बचने के लिए। पुनरावृत्ति एग्जाम में क्या देता है? शब्द तो अलग भी दे सकता है, पुनरावृत्ति या दोहराव, आप दोहराव कह सकते हैं ना। मतलब एक ही शब्द बार बार ना आए, उससे बचने के लिए, हम इस दोष से बचने के लिए क्या करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कैसे दोष से बचने के लिए, जैसे हम कुछ शब्द लेके समझ लेते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिया, राम घर जाता है। एक वाक्य ले लिया, फिर राम का घर दूर है। राम की तबीयत खराब है। और वाक्य ले लेते हैं, राम को पैदल जाना पसंद नहीं है। अब आपको पता है कि राम शब्द क्या है? संज्ञा है। ठीक है, अब देखिए राम, राम कितनी बार है? यहाँ भी राम, यहाँ भी राम, यहाँ भी राम। मतलब क्या हो रहा है? पुनरावृत्ति हो रही एक ही शब्द की, संज्ञा की। तो हम इस पुनरावृत्ति से बचने के लिए हम क्या करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अगर इस वाक्य को हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो ये अभी ये राम राम करके ना आपको वाक्य थोड़ा अजीब लग रहा है ना, अच्छा नहीं लग रहा है, दोहराव हो रहा है और आपका ध्यान भी भटक रहा है ना। आपका फोकस कहाँ हो रहा है? सिर्फ यहीं पे राम पे ध्यान जा रहा है। तो आपको क्या करना है? जब हम सर्वनाम पे का प्रयोग करेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं? राम घर जाता है, उसका घर दूर है ना। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? उसका। तो अब ये उसका शब्द राम की जगह हमने प्रयोग किया तो ये क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। ठीक है, उसकी तबीयत खराब है, यहाँ पे भी उसकी लिख सकते हो, उसकी तबीयत खराब है। फिर यहाँ उसको पैदल जाना पसंद नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हमने राम की जगह एक बार तो हमने राम का प्रयोग कर दिया, बाकी जगह हमने क्या किया? उसका प्रयोग किया, उसकी और उसको। ठीक है, ये तीनों अगर आपसे पूछा जाए, उसका, उसकी और उसको,
तो ये क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, तो समझ में आया कि जब हमको दोहराव से बचने के लिए, तो पुनरावृत्ति से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब सर्वनाम के भेद देख लेते हैं। तो सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, ये संख्या बिल्कुल याद रखनी है, रट लेनी है। और एग्जाम में अगर आप एसआई का एग्जाम दे रहे हैं या फिर किसी बड़े एग्जाम, कोई बड़ी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें हिंदी ज़्यादा नंबर से पूछी जाती है, ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भेद भी 3 ऑप्शन दे देंगे और 1 नहीं देगा, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए पहला भेद कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, आप इसको रट लीजिए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ठीक है, इन 6 को आपको क्या करना है, पढ़ लेना है 2-3 बार, तो आपको याद हो जाएंगे। अब इनको हम एक एक करके समझेंगे कि ये पुरुषवाचक क्या होते हैं। अब इनको एक एक करके हम देख लेते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, निश्चय क्या होते हैं। तो पहला भेद क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम इसको ही देख लेते हैं, है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके जो भेद होते हैं 3 होते हैं। ठीक है, ये एकमात्र ऐसा सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके भेद होते 3 प्रकार के होते हैं ये। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम वो होते हैं ऐसे शब्द, आप क्या लिखेंगे, अगर लिखने के लिए आ जाए तो आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे सर्वनाम शब्द, ऐसे शब्द जिनसे वक्ता, श्रोता या किसी अन्य तीसरे व्यक्ति का बोध होता है। क्या लिखेंगे कि ऐसे शब्द जिनसे वक्ता, श्रोता या किसी अन्य तीसरे व्यक्ति का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब इसमें कौन आएगा, वक्ता, वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब कि सुनने वाला, और कोई अन्य तीसरा जिसके विषय में हम बात कर रहे होंगे वो आएगा। ठीक है, तो इन तीनों का ही बोध होगा, वो सभी वो, अगर इन तीनों का बोध हो रहा तो वो शब्द क्या कहलाएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अब ये होते कितने प्रकार के हैं, तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, वक्ता, श्रोता और अन्य तीसरा, तो 3 ही प्रकार होंगे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष। तब देख लेते हैं उत्तम पुरुष में कौन कौन से शब्द आएंगे। जो भी शब्द आप अपने लिए प्रयोग कर सकते हो सभी इसमें आएंगे। आप स्वयं के लिए, वक्ता या लेखक मतलब कि बोलने वाला या लिखने वाला। ठीक है, वक्ता या लेखक, आपसे पूछा जाए कि उत्तम पुरुष क्या होते हैं, उत्तम पुरुष यहाँ पे देख लेते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि वक्ता या लेखक अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, ठीक है, स्वयं के लिए, स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करे वो सभी क्या कहलाते हैं, उत्तम पुरुष कहलाते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि उत्तम क्या होता है, हर व्यक्ति स्वयं को क्या समझता है, उत्तम समझता है, श्रेष्ठ समझता है, तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए उत्तम पुरुष में क्या आएगा, आप स्वयं के लिए कौन कौन से शब्द प्रयोग कर सकते हो, आपको पता है। आप तो देखिए मैं शब्द आप अपने लिए प्रयोग करेंगे, फिर हम, इसके अलावा मुझे, मेरा, मुझको, ऐसे कई सारे शब्द होंगे जो आप स्वयं के लिए, हमको भी आ जाए, हम है तो हमको भी हो जाएगा।
तो जो भी शब्द आप स्वयं के लिए प्रयोग कर सकते हैं, वो ये रटने की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी स्वयं के लिए शब्द प्रयोग कर सकते हो सभी किस में आएंगे, उत्तम पुरुष में आएंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब मध्यम पुरुष देख लेते हैं। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष किसके लिए प्रयोग होता है, श्रोता के लिए। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे इसको, मध्यम पुरुष में सुनने वाले के लिए, है ना, इसको हटा दें तो ये समझ में आ गया ना। अब ये इसको हटा देते हैं यहाँ, मध्यम पुरुष श्रोता, श्रोता या पढ़ने वाला, पढ़ने वाला लिख लो, हाँ नहीं, श्रोता या पढ़ने वाले के लिए जो शब्द प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं। तो आप जो सुनने वाला हो, आप जिससे भी बात कर रहे हो, उसके लिए जो आप जो भी शब्द प्रयोग करेंगे वो सभी क्या होंगे, मध्यम पुरुष होंगे। तो पहली बात तो आप तुम प्रयोग करते हो, तुम। फिर आप बहुत ज़्यादा सम्मान देना चाहें तो आप क्या प्रयोग कर सकते हैं, आप। ठीक है, आप। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप प्रायः सम्मान देने के लिए जब प्रयोग करते हैं तो बहुवचन में आता है ना। ठीक है, आप कहाँ से आए हैं, आप कहाँ से आए हैं नहीं लगाएंगे, हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप। अब देखिए, सामने वाले के लिए आप कौन सा शब्द प्रयोग कर सकते हो, तुम प्रयोग कर सकते हो, आप प्रयोग कर सकते हो, तू भी प्रयोग कर सकते हो, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, ऐसे कई शब्द हैं जो आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रटने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी सामने वाले व्यक्ति से अगर बात कर रहे हैं या आप उसके लिए कुछ लिख रहे हैं, ये पढ़ने वाले को पढ़ेगा ना, तो आप उसके लिए जो भी लिखेंगे वो सभी क्या हो जाएंगे, उसके लिए जो भी आप लिखते समय प्रयोग करेंगे वो सभी क्या हो जाएंगे, मध्यम पुरुष हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं अन्य पुरुष। ठीक है, अन्य पुरुष, अब देखिए, दो व्यक्ति अगर बात करेंगे तो किसी तीसरे की बात करेंगे, तो जिस तीसरे की बात करेंगे वो क्या होगा, अन्य पुरुष होगा। ठीक है, तो तीसरे व्यक्ति के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे, अब यहाँ पे देख लेते हैं। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष सर्वनाम क्या होते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश ग्रामर अच्छी है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इंग्लिश में जो फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन वही होता है। ये इसमें हिंदी में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जो थर्ड पर्सन होता है, ही सी इट दे, वही होगा ये अन्य पुरुष। ठीक है, तो इसके लिए तीसरे व्यक्ति के लिए आप क्या करोगे, वह, सामने वाले के लिए तो कहोगे नहीं, वह, उसे, उसको, उसकी, उनका, मतलब कई सारे शब्द हो सकते हैं। तो आपको रटना नहीं है, आपको ये याद रखना है कि अन्य पुरुष में कौन से शब्द आएंगे जो हम किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष क्या होते हैं। ठीक है, अब इससे अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब इससे ज़्यादा कैसे नहीं समझा सकते, है ना, इससे ज़्यादा आसान तरीका आप समझाने का नहीं हो सकता, मेरा मतलब ये था। ठीक है, अब निश्चयवाचक सर्वनाम देख लेते हैं। ठीक है, अब निश्चयवाचक सर्वनाम देख लेते हैं, इसको हटा दें। निश्चयवाचक सर्वनाम नाम से ही स्पष्ट है, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, ये देखिए, ये निश्चयवाचक, जो दूसरा है सर्वनाम का भेद, निश्चयवाचक। अगर निश्चयवाचक सर्वनाम आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे कि किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु,
या घटना का बोध हो। घटना प्रायः कम आती है, लेकिन फिर भी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब इस शब्द कैसे आएंगे, मुख्य रूप से होते हैं शब्द यह, वह, ये, वे, और भी शब्द हो सकते हैं। देखिए इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम में ये दूरी का बोध करवाता है, पास या दूर। ठीक है, तो जहाँ पे दूरी का बोध हो, निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना तो होती ही है, लेकिन उसके साथ क्या होता है, दूरी का बोध होता है ना। मतलब दूरी का या तो पास का बोध होगा या तो दूर का बोध होगा। अब देखिए कोई वस्तु पास रहेगी तो आप क्या कहेंगे, यह है। अगर मेरे पास ये मार्कर है तो हम क्या कहेंगे, यह मार्कर है। लेकिन अगर वो दूर रखा हुआ होगा यही मार्कर तो हम क्या कहेंगे, वह मार्कर है। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये कोई वस्तु है तो क्या कहेंगे, ये, और दूर है तो ये बहुवचन के लिए प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, दूरी का बोध करवाएं तो क्या हो जाते हैं ये। अब देखिए कुछ इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक उदाहरण हमने लिया, सामने जो मकान है वह मेरा है। अब देखिए यहाँ पे वह शब्द है, वह क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, क्योंकि वो उसी मकान की बात कर रहा है और ये पास से दूर का बोध हो रहा है ना, दूर का। वह मेरा मतलब वो पास से नहीं, अगर यह मेरा है तो ये पास में खड़ा होगा, दूर थोड़ी होगा, तो क्या कहेगा, वह मकान जो है वो सामने वो मेरा है। ठीक है, और कुछ उदाहरण देख लेते हैं इसके। यह बहुत मीठा आम है। आम तो मीठे ही होते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, यह बहुत मीठा आम है। ठीक है, अब देखिए यह मतलब कि पास का बोध करा रहा है कि अगर आम पास में है तो क्या बता रहे हो आप, कि यह बहुत मीठा आम है। ठीक है, तो यहाँ से भी दूरी का बोध होता है। ठीक है, तो अब निश्चय भी निश्चित वस्तु का बोध होता है, आम का ही बोध हो रहा है, किसी और की बात नहीं कर रहा हो। किसकी बात कर रहा है, आम की, आम ही मीठा है। ठीक है, तो ऐसे जहाँ पे भी दूरी का बोध हो, और ये शब्द आए, इनको भी आप चारों को रट लेना। इनके अलावा भी शब्द आ जाएंगे लेकिन मुख्य रूप से यही आते हैं। लेकिन अगर इनमें कारक की विभक्तियाँ लगा देंगे तो ये और भी शब्द हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो आप उसको क्या करेंगे, वाक्य में प्रयोग करके भी देख सकते हैं। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप दूरी का बोध होगा, निश्चित दूरी का, तो पास या दूर का, तो फिर वो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक नाम से स्पष्ट है, अनिश्चय मतलब कि निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना का बोध ना हो। ठीक है, तीसरा अनिश्चयवाचक में क्या होगा, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा, निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध, या इसमें दूरी का बोध नहीं होता है। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है, सर्वनाम का तीसरा भेद है। इसमें आप क्या लिखेंगे, निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध नहीं होता है। ठीक है, अगर बोध होगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक हो जाएगा। अगर बोध नहीं होगा निश्चित वस्तु, व्यक्ति, घटना का, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक होगा। जैसे इसकी क्या होगा, इसके कुछ शब्द देखिए, कोई। अब डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कोई शब्द क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम, तो आपको पता है क्या है कोई, कुछ। अब देखिए कोई कैसे आप वाक्य में प्रयोग करेंगे, तो इसको कैसे प्रयोग करेंगे, कोई किसके लिए होता है, प्राणियों के लिए, है ना।
प्राणियों के लिए जो शब्द होता है वो कोई होता है, और पदार्थ के लिए क्या होता है, कुछ होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। जैसे आप एक वाक्य ले लीजिए, कोई दरवाजे पर आया है। अब आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि कुछ दरवाजे पे आया है, आप क्या बोलेंगे, कोई दरवाजे पर आया है। अब वाक्य में प्रयोग करके भी आपसे पूछ सकता है कि जो रेखांकित पद है, अंडरलाइन कर देगा, रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है, तो आप क्या बताएंगे कि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब कुछ वाला भी एक उदाहरण देख लेते हैं। दूध में कुछ गिर गया है। कोई गिर गया है तो आप बोलेंगे नहीं, क्या है, कुछ गिर गया है। तो ये देखिए, कुछ गिर गया है मतलब यहाँ पे कुछ शब्द क्या है, अब आपसे क्या पूछेगा कि ये जो रेखांकित पद है या कुछ शब्द है वो क्या है, कौन सा सर्वनाम है, तो आप क्या बताएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ना। कुछ गिर गया लेकिन हमको पता नहीं कि क्या गिर गया। ठीक है, यहाँ पे भी कोई आया है लेकिन हमको ज्ञात नहीं है कि कौन आया है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। निश्चयवाचक क्या होते हैं, निश्चित व्यक्ति वस्तु घटना का बोध कराते हैं। अनिश्चयवाचक क्या होते हैं, निश्चित व्यक्ति वस्तु या घटना का बोध नहीं कराते हैं, अनिश्चित वस्तुओं व्यक्ति या घटना का बोध कराते हैं। ठीक है, इनके शब्द आपको याद रखने हैं। अब देखिए प्रश्नवाचक, आप सभी को पता है प्रश्नवाचक, फिर भी देख लेते हैं। जो हमारा चौथा भेद है वो क्या है, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए प्रश्नवाचक क्या होते हैं, यहाँ इसको हम हटा देते हैं, यहीं पे देखते हैं। जो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं उनसे किसी प्रश्न का बोध होता है, आप सभी को पता है। तो क्या लिखेंगे आप, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी प्रश्न का बोध हो क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, प्रश्न का कुछ उत्तर मिलना चाहिए, प्रश्नवाचक। अब एक चीज़ आपको याद रखना है कि प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर आएगा। तो प्रश्न का बोध हो, ऐसे शब्द जिनसे प्रश्न का बोध हो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब कुछ देख लेते हैं, शब्द देख लेते हैं। जैसे कोई भी शब्द, वाक्य तो कोई भी ले लीजिए, शब्द क्या होंगे, क्या होगा, कौन, किसे, किसको, ऐसे कई शब्द हो जाएंगे जिनसे प्रश्न का बोध होगा। तो आप देखिए, अगर आप वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं, आप किसी से पूछते हैं आपका नाम क्या है, आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं आपका नाम क्या है। तो यहाँ पे क्या शब्द क्या है, आपसे ये पूछेगा। अब देखिए, ये अगर वो प्रश्नवाचक होगा, सर्वनाम होगा, अगर वाक्य शुद्धि में आता है, तो अगर प्रश्नवाचक ऐसा नहीं लगा है तो अशुद्ध वाक्य होगा। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या शब्द क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दूसरा शब्द, आप कौन हैं ये भी कर सकते हो, आप किसे जानते हैं ये भी कर सकते हो। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, किसे शब्द आया है, तो क्या है यहाँ पे, ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, किसे। ठीक है, तो समझ में आ गया। प्रश्नवाचक तो बहुत ही आसान होता है, प्रश्नवाचक शब्द आते हैं और यहाँ पे क्या आपको देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, प्रश्नवाचक के बाद जो है, अगर हमारा पांचवा भेद जो है वो कौन सा था, संबंधवाचक। ठीक है, सर्वनाम का पांचवा भेद क्या था, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं ये देख लेते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, ऐसे शब्द, सर्वनाम संबंधवाचक में आप क्या लिखेंगे, ऐसे शब्द जो दो वाक्यों या प्रधान
व आश्रित वाक्यों के बीच। दो वाक्यों या प्रधान व आश्रित वाक्यों के बीच संबंध बताते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, ये ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य का संबंध किसी दूसरे वाक्य से बताएंगे। वो वाक्य कैसे हो सकते हैं? दो समान वाक्य भी हो सकते हैं, जो दो प्रधान वाक्य भी हो सकते हैं, और वो आश्रित और प्रधान वाक्य भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी वाक्य आपने नहीं पढ़ा है तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर भी आप इनको देख के समझ जाएंगे। ठीक है, इनमें शब्द कैसे आते हैं जैसे हम देख लेते हैं कैसे शब्द आएंगे। ऐसे शब्द आएंगे जैसे दो सर्वनाम इसमें आएंगे, जैसा वैसा। एक साथ दो सर्वनाम आएंगे तभी तो संबंध बताएंगे। जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जिसकी उसकी, जो सो, जहां वहां। जैसे आप एक वाक्य बोलते हो कि जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। आपने सुना होगा ये वाक्य, जहाँ चाह होती है वहीं राह होती। तो यहाँ पे जहाँ और वहाँ शब्द क्या हो जाएंगे? संबंधवाचक। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमने एक वाक्य लिया, जैसा करोगे करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, ये वाक्य आपने सुना होगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब इसमें आपसे पूछेगा ये जैसा वैसा क्या है? ठीक है, ये जैसा और वैसा ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब एक वाक्य और ले लेते हैं, जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। सफल होगा। वाक्य तो कई हो सकते हैं। जो सोएगा सो खोएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। तो जहाँ चाह वहाँ राह, ऐसे जो भी वाक्य होंगे। अब इसमें जो हो गया, अब वो, है ना, ये सभी क्या है? जो और वो, ये शब्द क्या हो जाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया। ये क्या होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध बताते हैं। ठीक है, अब जो लास्ट भेद है वो क्या है? निजवाचक सर्वनाम का जो लास्ट भेद था वो क्या था? निजवाचक सर्वनाम। उसको भी देख लेते हैं। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम होते हैं ऐसे सर्वनाम शब्द, आपको अगर लिखना है परिभाषा बुक में मिल जाती, फिर भी ऐसे सर्वनाम शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग होते हैं। ऐसे शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग होते हैं क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब व्यक्ति अगर खुद के लिए प्रयोग करे, स्वयं के लिए प्रयोग। अब आप कहेंगे कि स्वयं के लिए तो हमने उत्तम पुरुष में भी प्रयोग किया था, तो वो शब्द नहीं रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, वो शब्द वाक्य को देख के आपको समझना पड़ेगा। प्रायः इसमें कौन से शब्द होते हैं मैं बता दे रही हूँ। एक तो स्वयं होता है, स्वयं, फिर आप और खुद, ऐसे शब्द होते हैं। अब इनको क्या करता है एग्जामिनर जो होता है वो बहुत होशियार होता है, उसको पता होता है कि आप कहाँ पे गलती करेंगे। तो क्या करते हैं, इनको वाक्य में प्रयोग करके फिर पूछेगा आपसे, क्योंकि वाक्य में अगर आप दे दिया और वाक्य में प्रयोग नहीं किया तो आप बिना वाक्य में प्रयोग किए समझ ही नहीं सकते कि आप किसके लिए प्रयोग है। आप शब्द को हमने क्या देखा था? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष में भी देखा था। जो श्रोता के लिए प्रयोग होता है, सुनने वाले के लिए, वो क्या होता है? आप। तो ये मध्यम पुरुष में भी हमने देख लिए थे इसको। तो हम कैसे पहचानेंगे कि मध्यम पुरुष की है कि निजवाचक है? तो जब तक वाक्य में प्रयोग नहीं होगा ये समझ में नहीं आएगा आपको कि मध्यम पुरुष है कि अन्य पुरुष है। इसीलिए ये हमेशा जब भी पूछा जाता है वाक्य में प्रयोग करके पूछा जाता है। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक वाक्य ले लेते हैं, मैं अपना काम
स्वयं करता हूँ। अब यहाँ पे पूछेगा, यहाँ पे ये स्वयं क्या है, तो आप क्या बताएंगे, ये है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए और उदाहरण इसके देख लेते हैं कुछ निजवाचक के। आप वाला देख लेते हैं, आप वाला ज़्यादा पूछा जाता है। मैं आप ही घर चला गया। अब आपको वाक्य में पढ़ के ही समझ में आ रहा है, मैं आप ही घर चला गया, ये वाक्य क्या है, मैं आप ही घर चला गया। मतलब यहाँ पे जो आप शब्द है वो मध्यम पुरुष नहीं है, वो आप शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहा है, स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा है। ठीक है, ऐसे वाक्य हम बोलते नहीं है, प्रयोग में नहीं लाते हैं, लेकिन ये वाक्य एग्जाम में पूछा जाता है और ये शुद्ध वाक्य भी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, ये निजवाचक सर्वनाम है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे एक और शब्द देख ले, एक और उदाहरण देख लेते हैं वाक्य। कक्षा से छात्र आप ही उठ गए, ऐसा वाक्य दे दिया और वहां पे क्या करेगा, इसको अंडरलाइन करेगा और पूछेगा यहाँ पे आप क्या है। तो आपको समझ में आ रहा है कि आप ही उठ गए, मतलब कि वो स्वयं से उठ गए, उनको किसी ने उठाया नहीं, वो खुद से उठ गए। तो यहाँ पे वाक्य क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पे ये शब्द क्या हो जाएगा, आप, निजवाचक सर्वनाम। लेकिन ये आप अगर पूछते हैं आपका घर कहाँ है, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं, अगर ऐसे शब्द आप किसी दूसरे सुनने वाले के लिए शब्द प्रयोग करते हैं अगर आप, तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष होगा। ठीक है, लेकिन अगर स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं अपना काम स्वयं करता हूँ तो स्वयं यहाँ पे क्या था, मैं खुद ही जाता हूँ, तो खुद वहाँ पे क्या हो जाएगा, खुद, क्योंकि हम खुद के लिए स्वयं के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो खुद शब्द भी क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष नहीं होगा ये। ठीक है, मध्यम पुरुष आप जब किसी दूसरे व्यक्ति के लिए आपका प्रयोग करेंगे या किसी को सम्मान देने के लिए आप उसका प्रयोग करेंगे, फिर वहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष होगा। ठीक है, तो निजवाचक समझ में आ गया। तो आज की क्लास में हमने सर्वनाम के सभी भेद पढ़ लिए डिटेल में। उम्मीद है आप सभी को ये क्लास समझ में आई होगी। आप इसके क्वेश्चन लगाइए, आपको जो भी डाउट आते हैं आप मुझे कमेंट करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।